ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। फर्स्टली सॉरी फॉर गेटिंग 5 मिनट्स लेट, क्योंकि हम लोगों के एक एक मिनट की कीमत है 120। 1 आवर 20 मिनट्स का क्लास होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज के कारण थोड़ा डिले हो जाता है। जैसे अभी मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा 5 मिनट्स, फिर टेक्नोलॉजी ने अलाउ किया तो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। सो मेरे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अब ज़्यादा अभी मैं समय नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी राजनीतिक इतिहास पर हूं, मध्यकालीन भारत। और मैंने आपको बताया कि पार्ट थर्ड, नॉट मध्यकालीन भारत, पार्ट थर्ड में हम राजनीतिक पार्ट में राजनीतिक विस्तार वाले पार्ट को कर रहे हैं। कल जहां छोड़ा तो वहां से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा 5 क्वेश्चंस देता हूं। आज मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन दे रहा और उम्मीद कर रहा कि आप लोग 5 के 5 करेंगे। चलिए फास्ट हो जाइए। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन अफगान राजवंश से संबंधित है? एक खलजी वंश, दो लोदी वंश, थर्ड सैयद वंश और चौथा सूर्यवंश। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अफगान राज्य से संबंधित है, यानी कौन अफगान राजवंश से संबंधित है। चॉइस ए 1 and 4, चॉइस बी 2 and 4, चॉइस सी 2, 3 and 4, चॉइस डी 3 and 4। Which of the following dynasties are associated with Afghan origin? 1 Khalji dynasty, 2 Lodi dynasty, 3rd Shayyad dynasty, 4 Shur dynasty. Choice A 1 and 4, B 2 and 4, C 2, 3 and 4, and D 3 and 4. B 2 and 4. Right. Good. That is the correct answer. Question number 2. मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र स्वतंत्र हो गया? पॉइंट 1 बंगाल, पॉइंट 2 मदुरई, पॉइंट नंबर 3 विजयनगर एंड पॉइंट 4 गुजरात। सो माय स्टूडेंट्स, ये चॉइस इज कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक व्हिच ऑफ द रीजन्स गॉट फ्री, एंड देन यू आर हैविंग द 4 चॉइसेस, बंगाल, मदुरई, विजयनगर, गुजरात, एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। चॉइस ए केवल 1 और 3, ओनली 1 and 3, बी 2, 3 and 4, सी 1, 2 and 3, एंड डी 1, 2, 3 and 4। बी फास्ट। चॉइस नंबर सी। Yes, right, good. C is the correct answer. यानी गुजरात should be omitted, बंगाल, मदुरई एंड विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 3, आगरा को स्थापित करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? चॉइस ए सिकंदर लोदी, चॉइस बी बाबर, चॉइस सी हुमायूं एंड चॉइस डी अकबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज गिवन द क्रेडिट टू हैव फाउंडेड अ सिटी आगरा? चॉइस ए सिकंदर लोदी, बी बाबर, सी हुमायूं एंड डी अकबर। चॉइस नंबर ए सिकंदर लोदी। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हुमायूं ने ईरान से लौटने के बाद किस क्षेत्र को जीता था? हुमायूं कंकर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ईरान? पॉइंट 1 पंजाब, पॉइंट 2 दिल्ली, पॉइंट 3 आगरा, पॉइंट 4 जौनपुर। चॉइस ए 1 and 3, बी 2, 3 and 4, सी 1, 2 and 3, एंड डी 1, 2, 3 and 4। चॉइस नंबर सी 1, 2 and 3, पंजाब, दिल्ली, आगरा। यस, सी। बाबर ने निम्नलिखित में कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी? 1 खानवा, 2 घग्गर, 3 मच्छीवाड़ा। मैंने बाबर फॉट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉर और वॉर्स? खानवा, 2 घग्गर, and 3 मच्छीवाड़ा। चॉइस ए only 1 and 2, B 2 and 3,
C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. What is the answer? Choice number A is the answer. One and two. Yes, that is the correct answer. One and two. Yes, that is the correct answer. You people have done well. You have just done the topic 5 out of 5. Topic 5 out of 5. That quite commendable. You have done very well. अब चलिए कल जहां से हमने चर्चा बंद की थी वहीं से आगे बढ़ाते हैं और आपको पूरी कहानी की तरह मुगल काल के लास्ट तक, औरंगजेब के टाइम तक मैं आपको ले चलता हूं। तो हमने आपको बताया था कि कैसे तो हम आपको लाते हैं जैसे बाबर, और बाबर के बाद हमने आपको बताया हुमायूं, क्योंकि आपने देखा कि हुमायूं को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हुमायूं किस तरह से वह अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। ही मूव टुवर्ड्स बंगाल, और बंगाल से जब वह लौट रहा था तो चौसा के मैदान में शेरशाह ने उसको चुनौती दी। जैसे पहले कहा जाता था कि हुमायूं एक, जैसे जो पुराना इतिहास लेखन है उसमें ऐसा माना जाता था कि हुमायूं एक योग्य शासक नहीं था, इस तरह की धारणा बनी हुई थी। बल्कि कुछ एक जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियन थे उनका तो यहाँ तक कहना था कि वो एक अफीमची था, अफीम के पिनक में होता था, उसे राजकार्य के लिए कम फुर्सत होती थी। लेकिन नवीन इतिहास लेखन यह बताता है कि हुमायूं में काफ़ी योग्यता थी। अब बताइए, आप भारत के इतिहास में नहीं विश्व के इतिहास में भी ऐसे शासक को आप खोजिए जो अपना संपूर्ण साम्राज्य हार गया हो और अपने संपूर्ण एम्पायर को दोबारा जीत गया हो। तो ये हुमायूं ही है, नंबर 1। नंबर 2, जब वह बंगाल से अपनी सेना लेकर लौट रहा था आगरा की तरफ और पीछे से शेरशाह उस पर गुरिल्ला पद्धति से हमला कर रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी वह बंगाल से अपनी सेना को बिहार के कर्मनाशा नदी तक लाने में सफल रहा। यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और वहाँ पर उसे खुले मैदान में शेरशाह उतरा, उससे पहले शेरशाह कभी भी उसके सामने नहीं आया, और फिर चौसा के मैदान में हुमायूं की हार हुई। अब हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद पड़ा। अब आप ही बताएं कि उस समय नदी इनंडेटेड था, बहुत ही वाटर से, जल से लबालब भरा हुआ था, लेकिन हुमायूं एक बड़ा तैराक था और हुमायूं को उम्मीद थी कि हम तैरकर इस नदी को पार कर जाएंगे। कोशिश भी उसने की लेकिन सफल नहीं हुआ, और वह तैरते हुए, चूंकि उस पर अभी तो उसके ऊपर बहुत वजन था, कवच पहना हुआ था, सिरस्तान पहना हुआ था, उसी स्थिति में वह तैर रहा था और उसके शरीर पर एक आर्मी के लिबास थे जो काफ़ी वजन था। तो वह बीच में डूबने लगा, लेकिन एक भिस्ती होता है जो पानी, जो चमड़े के बैग में पानी जमा करता है, उसको भिस्ती बोलते हैं, राजस्थान वगैरह में खासकर विशेष प्रचलित होता है। तो जो भिस्ती थी, वह भिस्ती जो विशेष से वाटर के वर्क से जुड़ा होता है और चमड़े का काम करता है, तो वो नाव से जा रहा था, उसने हुमायूं को बचाया डूबने से। हुमायूं बहुत खुश हुआ और हुमायूं ने उसको कहा कि देखो, अभी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि अभी तो मैं समय का मारा हुआ हूं, लेकिन अगर मेरी किश्ती पलटी और मैं फिर एक बार स्थापित हुआ आगरा में, तो मैं तुम्हें एक दिन के लिए किंग अवश्य बनाऊंगा। और आपको पता है हुमायूं ने उसको वास्तव में, जब दोबारा वो दिल्ली आगरा को जीता था, तो फिर हुमायूं ने उसको एक दिन के लिए किंग बनाया और उसके सम्मान में चमड़े का सिक्का छापा था। ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है, इट इज़ नॉट अ हियरसे, ये कपोल कल्पित ये कहानी नहीं है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा करता था कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने चमड़े के सिक्के चलाए, तो उत्तर होता हुमायूं। फिर हुमायूं
अब वहां से लौटकर आगरा आया। कामरान भी अपने 10,000 सैनिक लेकर आया हुआ था काबुल से, और कामरान के पास बैटल हार्डन फोर्सेस थे। हिसार फिरोजा के बेस्ट क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स था। अगर कामरान सही मायने में हुमायूं की सहायता करता तो हुमायूं को फिर जो आगे कन्नौज की लड़ाई उसने लड़ी है शेरशाह से, उसमें हुमायूं की स्थिति मजबूत हो जाती। लेकिन कामरान और हुमायूं के बीच मतभेद बना रहा, क्योंकि हुमायूं की सैनिक नेतृत्व पर कामरान को विश्वास नहीं था। कामरान का कहना था कि हम सेना तभी आपको देंगे जब सेना का कमान आप हमारे हाथों में दीजिएगा। और हुमायूं के कामरान के इरादे पर शक था कि अगर सेना का नेतृत्व इसके हाथों में मिले तो पता नहीं शेरशाह की तरफ जाने के बजाय मेरी तरफ ही ना कहीं मुड़ जाइए। बात बनी नहीं। अंत में वो 10,000 सैनिक लेकर वापस लौट गया, और हुमायूं के बाकी जो भाई थे अस्करी और हिंदालू हुमायूं के साथ उतरा, और 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई, और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं हार गया। अब हुमायूं हारने के बाद पहले यहाँ से आगे बढ़ा तो थोड़ा सा वो राजस्थान में रुका। उसे जोधपुर के शासक मालदेव से सहायता मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब मालदेव बाद में उसने महसूस किया कि मालदेव शेरशाह के दबाव में डर गया और हुमायूं की सहायता नहीं की, तब यहाँ से सिंध की तरफ बढ़ा। तो वहीं पर एक लोकल किंग था, उसका नाम था राणा वृषाल। तो सिंध के अमरकोट में जब राणा वृषाल के अतिथि के रूप में वो ठहरा हुआ था, तो वहीं पर अकबर का जन्म 1542 में हुआ अमरकोट में, और हुमायूं ने काफ़ी उसी में खुशियाँ मनाई। उसके बाद हुमायूं के पास चूंकि हिंदुस्तान में कहीं से कोई हेल्प मिलने की उम्मीद नहीं थी, तो वह ईरान के सफावी शासक की ओर बढ़ गया, और सफावी शासक की सहायता लेनी चाहिए। अब देखिए उसका दुर्भाग्य देखिए, जब वह यहाँ से 1542 में जब उसने ईरान के लिए कूच किया, तो काबुल और कांधार में बैठा हुआ कामरान जो उसी रास्ते में था, तो कामरान ने उसके काफिला पर हमला किया। कामरान का इरादा था कि हुमायूं की हत्या कर दें, क्योंकि उसे डर था कामरान को कि अगर हुमायूं जीवित रहेगा तो हो सकता है कि हमसे काबुल और कांधार छीनने की कोशिश करे। तो उसने हुमायूं पर जानलेवा हमला किया। हुमायूं अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम के साथ निकल गया, और एक टेंट में महम अनगा जिसकी जो धाई माँ थी, वो धाई माँ के साथ अकबर एक नवजात शिशु सोया हुआ था, वो नवजात शिशु को उठा लिया और कामरान उसे अपने संरक्षण में रख लिया। महम अनगा, हमीदा बानो बेगम तो अपने पति के साथ चली गई, लेकिन महम अनगा उसकी धाई माँ थी, वो इतना नवजात था कि उसी का दूध पीता था। तो उसने महम अनगा ने कहा कि नहीं, मुझे कम से कम इसके साथ ले चलिए, और महम अनगा अकबर के साथ चला गया कामरान के कैद में, और वहीं पर जाकर अकबर को पालने लगा। खैर चलिए, यहाँ से जब हुमायूं पहुंचा तो हुमायूं ने शाह तहमास प्रथम जो ईरान का शासक था, उसने हुमायूं को मदद देना स्वीकार किया। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पहले हुमायूं ने अब काबुल और कांधार जीतने का इरादा बताया, तो कामरान ने उसे काबुल और कांधार जीतने में सहायता करने का वचन दिया। लेकिन अब वहां पर मुद्दा यह था कि भाई आखिर ईरान को इससे क्या फायदा था। आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि आखिर शाह तहमास, इसको आप जस्ट कहानी की तरह पूरा सुन लीजिए तो आपके दिमाग में एक मुगल साम्राज्य का इमेज बन जाएगा, और फिर आपको आगे और भी सुविधा होगी चीजों को देखने और समझने में, एक नेचुरल इंटरेस्ट जैसा आ जाएगा। तो राजनीतिक इतिहास भी जानने का अपना एक अलग मजा है। राजनीतिक इतिहास होता है वो शरीर का ढांचा होता है। जब ढांचा बन जाता है तो उसमें आप हार, मांस, चमड़ा जो भी डालना चाहे वो उसके बाद समाज, संस्कृति, वो सब उसके बाद की बात आती है। तो वहीं पर वो तो अब ईरान के शाह का क्या इंटरेस्ट था, उसका क्या हित था, तो उसका हित यह था कि देखिए अब मुगलों के लिए कांधार का बहुत महत्व था। लेकिन क्योंकि देखो ये है काबुल, ये है गजनी और ये है कांधार। ये काबुल, कांधार, गजनी और कांधार सुरक्षा पंक्ति मुगलों की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति थी। अगर काबुल, गजनी और कांधार पर जब तक आपका नियंत्रण रहेगा तब तो कोई बाहरी शक्ति हिंदुस्तान पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद एक आता है सुलेमान रेंज, मतलब उसके पूरब में सुलेमान रेंज में 2 दर्रे हैं, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। उसके नीचे आता है किरथर रेंज। किरथर रेंज में एक दर्रा, महत्वपूर्ण दर्रा है बोलन दर्रा। तो कोई भी आक्रमणकारी खैबर दर्रा या बोलन दर्रा से तभी घुस सकता है जब वो पहले काबुल, गजनी, कांधार सुरक्षा पंक्ति को पार करेगा। तो मुगलों के लिए उसका वो वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति थी। लेकिन
ईरानियों के लिए कांधार एक भावनात्मक विषय था और ईरानी कांधार को भावनात्मक तौर पर अपना समझते थे। वहाँ पर ईरानी जनसंख्या भी रहती थी, तो इसलिए ईरानी हमेशा कांधार को अपने में मिलाने का प्रयास करते थे और इसलिए मुगलों और ईरानियों के बीच वैसे बहुत अच्छी दोस्ती थी सफावी साम्राज्य के साथ। एक ही दोनों के बीच विवाद का मुद्दा होता था कांधार। तो शाह तहमास प्रथम ने हुमायूं के सामने शर्त रखी कि हम आपको सहायता तो करेंगे लेकिन बदले में आपको हमें कांधार देना होगा। हुमायूं ने मान लिया। तो 1545 में, मतलब उस वहाँ ईरान में आने के बाद 3 वर्ष के अंदर ही, तब अकबर की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी, हुमायूं ने कांधार का घेरा डाला और वहाँ पर सफवी शासक ने उसको सहायता में सेना दी और उसने कांधार का घेरा डाला। कांधार का जब वो घेरा डाला तो हुमायूं के जो तोपची थे वो कांधार को घेर कर खड़ा हुआ। अब देखिए कामरान की धृष्टता, आपको आश्चर्य होगा कि कोई आदमी इतना नीचे गिर सकता है कि 3 वर्ष का बालक अकबर, उसको कामरान ने पैलेस की बिल्डिंग के ऊपर रख दिया। मतलब उस पैलेस, जो पैलेस है, पैलेस के टेरेस पर उसको लाके बैठा दिया कि अगर तुम्हारे तोपची गोला चलाएंगे तो पहले अकबर को पार करना होगा। अब समझिए कितना जोखिम का काम था। जो हुमायूं के तोपची रुक गए और फिर हुमायूं से आदेश मांगा कि अब हम क्या करें। तो हुमायूं ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर तोप चलाओ, अब जो होगा देखा जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतिहास में अकबर को महान बनना था। सारे तोप के गोले दग गए लेकिन अकबर अपनी जगह पर बैठा रहा, वो हिला तक नहीं और अकबर का बाल बांका नहीं हुआ और वो किले पर फतह हो गई। तो 1545 में इस तरह से कांधार के किले पर फतह हो गई। लेकिन उस फतह के बाद तब अब 1553 में तब हुमायूं ने काबुल पर हमला किया। जब काबुल पर हमला किया तो कामरान काबुल पर फिर पराजित हुआ और पराजित होने के बाद, इससे पहले कामरान ने हुमायूं के दूसरे भाई, उसका भी तो भाई ही था हिंदाल, उसकी हत्या कर दी थी 2 वर्ष पहले। तो हुमायूं तो वैसे भी बहुत नाराज चल रहा था। तो कामरान को जब उसने काबुल के किले पर पकड़ा तो उसने उसको दंड दिया, उसको अंधा बना दिया और अंधा बनाने के बाद शेष जीवन उसको मक्का समय बिताने के लिए भेज दिया। और इस तरह तुम देखते हो कि हुमायूं ने काबुल कांधार पर कब्जा किया। अब हुमायूं हिंदुस्तान की तरफ देखेगा, तब तक मैं आपको हिंदुस्तान की कहानी बताता हूँ। इधर 5 वर्षों के अंदर तो शेर शाह ने काफ़ी योग्यता दिखाई। 5 वर्षों के अंदर ने शेर शाह ने एक साम्राज्य बना लिया। वो साम्राज्य उत्तर में कश्मीर की सीमा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में वह साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर पूरब में बंगाल तक फैला हुआ था। और शेर शाह ने उस तरह के मजबूत साम्राज्य की, एक बड़े साम्राज्य की मात्र 5 वर्ष में उस पर नियंत्रण किया। उसने ग्वालियर पर कब्जा किया, मालवा पर कब्जा किया, बहुत सारे। और अंत में 1545 में जब वो कालिंजर के किले पर घेरा डाला, और कालिंजर के किले पर जब था कीर्ति सिंह वहाँ का शासक था, तो उसको भी शेर शाह ने फतह कर लिया था। लेकिन शेर शाह का दुर्भाग्य देखिए, कहा जाता है या तो तोप का उसका जो नाल है वो फटा, लेकिन दूसरा विचार है कि नहीं, तोप के गोले एक बारूद की ढेर पर गिर गया और वहीं पास में शेर शाह खड़ा था, वह बुरी तरह इंजर्ड हो गया, लेकिन और उसका इसी कारण से उसका डेथ, एक्सीडेंटल डेथ हो गया। यहाँ पर कर्नल स्मिथ एक ब्रिटिश विद्वान है। ब्रिटिश विद्वान यह कहता है कि अगर यह पठान और भी जीवित रह गया होता तो यह अपने राजवंश को स्थापित कर लिया होता और महान मुगलों को हिंदुस्तान के रंगमंच पर अभिनय करने का दोबारा अवसर नहीं मिलता। लेकिन उसका डेथ हुआ। तो 1545 तक, 1540 से 45 तक शेर शाह ने शासन किया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शेर शाह है, शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ था इस्लाम शाह, उसका बेटा। तो इस्लाम शाह ने 1545 से 54 तक शासन किया। क्योंकि 1545 से 54 तक शासन किया। जो इस्लाम का शासन था, इस्लाम शाह ने किसी तरह अपने शेर शाह के साम्राज्य की एकता को बनाए रखा था। हालांकि शेर शाह की योग्यता तो उसमें नहीं थी, लेकिन उसके समय तक जो विघटनकारी तत्व है वो प्रबल नहीं हुआ था। लेकिन उसका जब डेथ हुआ तो उसके डेथ के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ वह फिरोज हुआ।
और जो उसका बेटा था। लेकिन फिरोज जब गद्दी पर बैठा और दिल्ली और आगरा यही है, तो फिरोज को मारकर उसका चाचा मुबारिज खान ने अपने को आदिल शाह सूर के नाम से शासक घोषित कर दिया। आदिल शाह सूर। अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी चीज, जस्ट मैं इंटरेस्ट के लिए आपको बता रहा हूं, इसको एंजॉय करो। तो आदिल शाह सूर ने दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। तब तक क्या हुआ कि चूंकि अफगानों में तो आप जानते हो कि बड़ी समस्या रही थी, वो भी बहलुल लोदी के समय से ही एकता की, क्योंकि अफगानों में कहीं ना कहीं तुम देखोगे जनजातीय परंपरा थी, समानता का अभाव प्रबल था। तो जो शासक का पद था वो प्रायः कमजोर हो जाता था और अमीर प्रायः बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते थे। तो उसी में पंजाब का महत्वाकांक्षी गवर्नर था जिसका नाम था सिकंदर शाह सूर। तो सिकंदर शाह सूर पंजाब में स्वतंत्र हो गया। सिकंदर शाह सूर पंजाब में स्वतंत्र हो गया। इधर आदिल शाह सूर दिल्ली और आगरा में बैठा हुआ था। तभी क्या हुआ, एक और महत्वाकांक्षी अफगान सरदार का उद्भव हुआ और वह महत्वाकांक्षी अफगान अमीर का नाम था इब्राहिम शाह सूर। तो इब्राहिम शाह सूर आदिल शाह सूर को दिल्ली और आगरा से खदेड़ दिया और दिल्ली और आगरा पर सॉरी, इब्राहिम शाह सूर का कब्जा दिल्ली और आगरा पर हो गया। इब्राहिम शाह सूर और आदिल शाह सूर अब वहां से हटकर जाकर जौनपुर में, आदिल शाह सूर जौनपुर में स्थापित हो गया। और क्योंकि उसको दिल्ली और आगरा से खदेड़ दिया गया तो आदिल शाह सूर जौनपुर में स्थापित हो गया। तो इसका मतलब है कि 1555 तक अब जो सूर साम्राज्य है वो 3 पार्ट में बढ़ चुका था। पंजाब में सिकंदर शाह सूर, दिल्ली और आगरा में इब्राहिम शाह सूर और जौनपुर में आदिल शाह सूर। अब देखिए उधर से हुमायूं का कमबैक हुआ। हुमायूं सबसे पहले पंजाब पर नॉक किया और पंजाब का जो स्वतंत्र शासक था सिकंदर शाह सूर, उससे उसका युद्ध हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसने सिकंदर शाह सूर को पराजित करके, और तब वह 1555 में हुमायूं ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अब पंजाब पर कब्जा करके हुमायूं दिल्ली और आगरा की तरफ देखा और फिर दिल्ली आगरा पर वो चढ़ा। वहां पर इब्राहिम शाह सूर था। इब्राहिम शाह सूर को पराजित करके नवंबर 1555 में हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बताइए कोई अयोग्य शासक ऐसा कर सकता है? आप ही सोचिए, जिसने अपना पूरा क्षेत्र गंवा दिया हो और फिर दोबारा जीतता हुआ आ रहा है। क्या जज्बा था उसमें जीतने का, जरा आप कल्पना करिए कि कितना जज्बा के साथ उसने फिर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। और दिल्ली और आगरा पर जीतने के बाद अब देखिए, जब मैं खुद क्लास 10th 11th में था तो आई हैव टू शेयर समथिंग विथ यू। मैंने पाठ्य पुस्तक में पढ़ी थी उस समय कि हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया 1555 में। और फिर सुना कि पानीपत का जो सेकेंड बैटल है उसमें अफगानों से अकबर का बैटल हुआ, क्योंकि हुमायूं का डेथ जनवरी 1526 में हो गया था, सॉरी 1556 में, क्योंकि नवंबर में तो बेचारा दिल्ली और आगरा को जीता। और पुराना किला जो पहले वो दिन पना था वहीं पर शेरशाह ने बनवाया था, तो पुराना किला कहीं पैलेस था, उसमें उसने अपनी लाइब्रेरी बनवाई हुई थी, अभी भी है। वही लाइब्रेरी की सीढ़ी से वह उतर रहा था, तो लाइब्रेरी की सीढ़ी से उतरते हुए उसी सीढ़ी से वह गिर गया और सीढ़ी से गिरकर उसका डेथ हो गया। मतलब वो घायल हो गया और कुछ समय के बाद उसका डेथ हो गया, पैर स्लिप कर गया। एक छोटी सी घटना देखो तो लेन पूल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उसने कहा कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाने से ही उसकी मृत्यु हुई। तो इस तरह हुमायूं समाप्त हो गया। अब मेरे मन में जिज्ञासा होती थी, मैं जब स्वयं बचपन क्लास में था, कि चलो हुमायूं तो ऑलरेडी दिल्ली और आगरा को जीत लिया, तो आगे जो अकबर, चूंकि जनवरी में हुमायूं का डेथ हुआ, उस समय अकबर पंजाब का गवर्नर था। पंजाब का गवर्नर था, बताइए, उसमें उसकी उम्र 13 वर्ष की थी। पहला उसको ऑफिशियल पद 9 ईयर के एज में मिला था, गजनी का गवर्नर बनाया गया था। और 13 में वो पंजाब का गवर्नर था, 12 में ही बल्कि। और बैरम खां को हुमायूं ने उसका संरक्षक बनाया था, क्योंकि वो भी बच्चा था, और बैरम खां उसका व्यक्तिगत वकील भी था। तो बैरम खान के संरक्षण में अकबर था। और फिर बैरम खान ने ही तुरंत पंजाब में एक ईंट का राज सिंहासन बना के तुरंत उसका वहां पर कालानौर ने सिंहासनारोहण किया और तब आके उसको आगरा की गद्दी पर स्थापित कर दिया। अब देखिए वही समय है
कि अब मेरे मन में जिज्ञासा होती थी कि भाई जिसको हेमू हेमू हम सुनते हैं वो आया कहाँ से और पानीपत का सेकंड बैटल कैसे हुआ। तो इसलिए एक्चुअली हेमू उस समय जौनपुर में आदिल शाह सुर का प्रधानमंत्री था। वो रेवाड़ी का बनिया था, 27 युद्ध अपने जीवन में किए थे और एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसलिए उसको आदिल शाह सुर कहा करता था, ने उसको विक्रमजीत की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं, हेमू विक्रमादित्य बोला जाता है। और बैरम खान ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए तरदी बेग को रखा था और स्वयं आगरा में था, और हेमू जौनपुर से चढ़ा और उसने दिल्ली को जीत लिया। और दिल्ली को जीता तो तरदी बेग दिल्ली से भागा और भागकर उसने बैरम खान को सूचना दी। बैरम खान इतना अपसेट हुआ कि उसने तरदी बेग की हत्या कर दी। लेकिन तभी हेमू आगरा पर चढ़ा और बैरम खान भी आगरा को नहीं बचा सका और आगरा पर भी कब्जा कर लिया। तो कुछ समय के लिए मुगल फिर चले आए सड़क पर, और उस समय बैरम खान अकबर को लेकर पंजाब की तरफ पलायन कर गया, क्योंकि पंजाब पर तभी भी मुगलों का नियंत्रण था। और फिर पंजाब से तैयार होकर अकबर के साथ बैरम खान इधर बढ़ा उत्तर भारत की तरफ, और इधर से हेमू अपना आर्मी लेकर बढ़ा। तो पानीपत के मैदान में उन दोनों की टकराहट हुई। अब बताइए हेमू ने कितना अच्छा सेनापति होकर हेमू ने कितना टैक्टिकल मिस्टेक किया। इवन यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि हेमू ने अपने तोपखाना विभाग आर्टिलरी को एडवांस में भेज दिया था, जबकि तोपखाना अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा आर्मी करती है। तो उसमें आर्मी को साथ होना चाहिए, तोपखाना को एडवांस में भेज दिया। परिणाम हुआ कि बैरम खान बिना लड़े हुए उससे तोपखाना पहले ही छीन लिया था। तो हेमू का तो तोपखाना प्रयोग में हुआ ही नहीं। और फिर आपने सुना होगा, फिर भी बहादुरी से लड़ रहा था और हाथी पर बैठा हुआ था, एक तीर उसकी आंखों में लग गई और घायल होकर गिर गया। और फिर बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी और पूरा का पूरा युद्ध का पलड़ा बिगड़ गया, और इस तरह से अकबर की जीत हुई और अकबर शासक बन ही चुका था। तो अब आप इसके बाद अकबर का एरा देखोगे, और अकबर ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की है। 1556 से लेकर और 60 तक वह बैरम खान के संरक्षण में रहा है। और जिस समय अकबर बैरम खान के संरक्षण में रहा है, उस समय अकबर ने 3 क्षेत्रों को जीता है, अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर। ये 3 क्षेत्र को अकबर ने 1556 और 1560 के बीच जीता है। फिर अकबर 1561-62 में, 1561-62 में 1561-62 में अकबर, जब बैरम खान का विद्रोह हुआ। बैरम खान का विद्रोह की वजह थी, बैरम खान बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया था और अकबर की बहुत सारी शक्तियां उसने अपने हाथों में ले ली थी। तो अकबर ने फिर अंत में बैरम खान के अगेंस्ट में विद्रोह किया और विद्रोह करके बैरम खान से आज़ाद हुआ। बैरम खान को उसने मक्का भेज दिया था, लेकिन रास्ते में किसी अफगान ने उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से वो फ्री हुआ। उसको 1561 से 62 यानी 1560 से 62 के बीच वो अपनी धायमा महम अनगा के प्रभाव में था। तो उसको कहते हैं पेटीकोट सरकार, क्योंकि वो महिला थी। और फिर देखो उसी समय उसने 1561 में मालवा को जीता। मालवा को जीतने के लिए उसने महम अनगा के बेटे अधम खान को भेजा था, लेकिन अधम खान ने इतनी उदंडता की, वहाँ के शासक बाज बहादुर, उसकी पत्नी, बाज बहादुर तो खुद युद्ध हार के भाग गया, उसकी पत्नी जो रूपमती थी, रूपमती ने को उसने पकड़ लिया और उसे अब जबरन अपने हरम में ले जाना चाहा। तो रूपमती ने आत्महत्या कर ली। और वो बहुत बड़ी गायिका थी, बाज बहादुर रूपमती दोनों बहुत बड़े गायक थे। और अंत में क्या हुआ कि जब ये सूचना मालवा के लोगों को मिली तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। 1562 में दोबारा फिर मालवा को जीतना पड़ा, लेकिन अकबर ने अधम खान को दंडित किया। आपने मूवी में भी देखा होगा। और महम अनगा को अधम खान बहुत उदंड और अनुशासनहीन भी हो गया था, तो अकबर ने उसको मरवा डाला था। तो उसी के गम में 1 साल के बाद महम अनगा का भी डेथ हो गया। उसके बाद अकबर की विजय की प्रक्रिया शुरू हुई। 1562 में अकबर ने मेड़ता विजय की। तो मेड़ता विजय में उसने जो राजपूतों की वीरता देखी, उसके बाद उसको राजपूतों के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न हुई, थोड़ी इज्जत आई मन में, और उसने पहली बार मेड़ता विजय के समय यह आदेश जारी किया कि युद्ध बंदियों को जबरन दास न बनाया जाए। फिर 1562 में ही उस समय जो अम्बेर के शासक थे राजा भारमल,
वो अजमेर के मुगल गवर्नर के व्यवहार से तंग आकर, और तब वो आए थे अकबर के दरबार में उसके विरुद्ध शिकायत करने। तो अकबर उनकी वीरता से काफ़ी, राजपूतों की वीरता से काफ़ी प्रभावित हुआ था। जैसे हुआ था, सतीश चंद्र लिखते हैं कि अकबर के दरबार में एक हाथी था, वो पागल हो गया था और वो दरबार में घुस गया था पागल हाथी, और वो इधर उधर हाथी दौड़ने लगा था। तो जितने भी अमीर थे वो सभी डर गए थे और सभी अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे थे। उस समय जो उनके साथ जो राजपूत योद्धा आए थे वो बहादुरी के साथ डटे हुए थे। इस बात से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता करने का निर्णय लिया और फिर भारमल की बेटी हरखा भाई का निकाह अकबर के साथ हुआ, उसका विवाह। और फिर वही जो हरखा बाई है वो भारमल की बेटी थी, और भारमल का बेटा भगवान दास अकबर की सेवा में गया, एक अधिकारी का, बड़े अधिकारी का पद मिला। और वही भारमल का बेटा था मानसिंह, जो अकबर का एक महत्वपूर्ण मनसबदार बना, और उसको 7,000 जात और 7,000 रैंक, सवार रैंक जो मैं बताऊंगा उसका, उसे मनसबदारी मिली थी। तो इस तरह से उसने राजपूत। उसके बाद क्या हुआ कि फिर आगे आप देखोगे तो 1562 में उसने मेड़ता से उसका ये हुआ। तो फिर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था, और चित्तौड़ पर हमला किया तो वहाँ का राणा उदय सिंह थे। तो राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता तो डायरेक्ट युद्ध में तो नहीं उतरे, वो खुद जंगलों में पीछे छिप गए, और हरिहर और जो जयमल और पत्ता उनकी तरफ से चित्तौड़ के किले पर कमान संभाला। चित्तौड़ के किले को अकबर ने जीता, और चित्तौड़ के किले पर अकबर ने कत्लेआम भी करवाया था और जिहाद का नारा दिया था, जो अकबर के चरित्र पर एक प्रकार का कलंक है। तो यह एक तरह से चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ पर जब अकबर का हमला हुआ तो उसके बाद बाकी छोटे छोटे राजपूत राज्य डर गए। तो उसी में साउंड ठीक है ना? हाँ। तो बाकी जो राजपूत राज्य हैं वो राजपूत राज्य डर गए, और डरने के बाद फिर उन्हीं राजपूत राज्यों ने धीरे धीरे अकबर के सामने समर्पण करना शुरू कर दिया। 1569 में रणथंभौर ने समर्पण कर दिया, फिर जोधपुर बीकानेर ने समर्पण कर दिया। वो तो अच्छे खासे राजपूत राज्य अकबर के अधीन आ गए। अब अकबर ने 1572 में उसने गुजरात को जीता, और गुजरात का शासक था शाह हुसैन मिर्जा, वो पराजित हुआ, और 1573 तक अकबर ने गुजरात पर कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर अकबर 1574-76 में उसने बंगाल से बिहार को जीता। बंगाल और बिहार को 1576 तक उसने जीता। वहां मानसिंह को उसने गवर्नर बनाकर भेजा था। और फिर 1580-81 में अकबर के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह हुआ। क्यों विद्रोह हुआ? तो कुछ ऐसे अमीर थे, अकबर ने जो प्रशासनिक केंद्रीयकरण करना चाहा था, तो कुछ जो नोबूस या अमीर थे, वह नोबूस और अमीर ने इस पर विद्रोह किया था। और उसके साथ उलेमा भी थे, क्योंकि आप जानते हो कि अकबर ने उदार धार्मिक नीति अपनाई। उसने जजिया तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को 1563 और 64 में हटा दिया था। और फिर उसने आगे चलकर उसने इबादत खाना भी अन्य धर्मावलंबियों के लिए खोल दिया था और धार्मिक उदारता की नीति अपनाई थी। इसी पर जो उलेमा लोग हैं वो नाराज थे और अकबर के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था। 1579 में अकबर ने महजरनामा भी जारी किया था, तो उलेमाओं के असंतोष का कारण था। और अकबर का एक सौतेला भाई था, उसका नाम था मिर्जा हाकिम, और वह काबुल का गवर्नर था। उसको उन्होंने एक तरह से बादशाह घोषित कर दिया, और मिर्जा हाकिम आगरा में सिंहासन लेने के लिए बढ़ा। लेकिन अकबर ने उसका रास्ता रोकने के लिए भगवान दास और मानसिंह को भेजा, और फिर उसने खुद पीछा किया अपने भाई मिर्जा हाकिम को। मिर्जा हाकिम जान बचाकर भाग गया। उस समय तो काबुल पर उसने कब्जा नहीं किया, लेकिन 1585 में जब मिर्जा हाकिम का डेथ हुआ तो अकबर ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया। तो 1585 तक अकबर का कब्जा काबुल पर भी हो गया। फिर 1586 में अकबर ने यूसुफ शाह को पराजित करके कश्मीर को जीता 1586 में, और 1590-91 में उसने सिंध को जीता, और 1592 में उसने एक तरफ बलूचिस्तान को जीता और दूसरी तरफ उसने उड़ीसा को जीता 1592 में। फिर
95 तक एक दिलचस्प चीज़ यह है कि अकबर अब दक्षिण की तरफ देखने लगा। वैसे मैं एक बात अकबर के बारे में बताऊं कि मैंने अब तक आपको उत्तर पश्चिम में 3 साम्राज्यों की बात की है, आपको याद होगा। एक साम्राज्य हमने उज्बेक साम्राज्य की बात की है, दूसरा हमने सफावी साम्राज्य और मुगल, अब तो मुगल साम्राज्य भी आ चुका है हिंदुस्तान में। पहले तो छोटे छोटे मुगल राजकुमार मध्य एशिया में थे। तो उसी में जो उज्बेक शासक था उसका नाम था, उस समय जो अकबर का समकालीन था उसका नाम था अब्दुल्ला खान उज्बेक। वो बहुत उदंड और बहुत एग्रेसिव था। तो वह हिंदू कुश, जैसे मध्य एशिया में जो भी छोटे छोटे राजपूत राज्य थे उनको उसने जीत लिया, सॉरी छोटे छोटे जो मुगल राज्य थे उसको उन्होंने जीत लिया था। और उसको जीतने के बाद तब अब्दुल्ला खान उज्बेक वहां से हिंदू कुश पार करके दक्षिण की तरफ बढ़ गया। तो अकबर की सीमा के पास पहुंच गया। तो अकबर को डर हुआ कि हो सकता है कि अफगानों को भड़काए मुगलों के अगेंस्ट में। तो इसलिए अकबर 1586 में यहां से अपनी राजधानी बना ली अटक। अटक है पेशावर के पास। और 12 वर्षों तक अकबर अटक में डटा रहा, जब तक अब्दुल्ला खान उज्बेक का डेथ 1598 में हुआ, तभी अकबर वापस आया। अब अकबर ने दक्षिण भारत की तरफ देखा। तो दक्षिण भारत में अकबर ने, इधर देखो दक्षिण भारत में एक तो सबसे उत्तर भाग में है खानदेश, उसके बाद चूंकि बहमनी, पहले तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर था मैंने बताया, तो बहमनी साम्राज्य टूटा था। तो दक्षिण में यहां पर देखोगे ये अहमदनगर, ये अहमदनगर हो गया, जहां पर तुमने देवगिरी देखा था। उसके दक्षिण में बीजापुर हो गया, और इधर तुम देखोगे उसके पूरब में गोलकुंडा हो गया। तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ये 3 शक्तिशाली राज्य थे दक्षिण में, और उसके उत्तर में खानदेश था। तो अकबर ने अपना राजदूत भेजा और खानदेश ने तुरंत अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा है, उन्होंने थोड़ी सी आनाकानी की और अहमदनगर के शासक बुरहान ने तो उसे अपमानित भी कर दिया। एक महिला जो चांद बीबी के बारे में आप लोगों ने पढ़ोगे सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी, तो बुरहान की ही बहन थी। खैर एनीवे, बुरहान का डेथ 1595 में हो गया। अकबर ने पहले अपनी सेना भेजी और पहले उसने अहमदनगर के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप कर अहमदनगर पर एक तरह से कब्जा कर लिया था कुछ समय के लिए। अंत में अहमदनगर से अकबर ने बरार, बालाघाट और खानदेश, ये 3 क्षेत्र को दक्षिण में छीन लिया। और फिर अकबर का ध्यान अब बरार और बालाघाट का क्षेत्र छीन लिया अहमदनगर से। इधर जो खानदेश है, वो खानदेश ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन फिर भी अकबर का कहीं ना कहीं खानदेश के विषय में उसको लालच थी। तो अकबर ने, क्योंकि असीरगढ़ का उसका बहुत मजबूत किला था, तो 1601 में अकबर ने खानदेश को जीत लिया। तो दक्षिण में अब मुगलों की सीमा पहुंच गई, बरार, बालाघाट और खानदेश, यहां पर मुगलों की सीमा पहुंच गई। लेकिन तो इस तरह से तुम देखोगे अकबर का विजय अभियान 1601 तक चलता रहा। कुछ और भी वो करता, लेकिन तब तक तो उसका पुत्र सलीम ने विद्रोह कर दिया, तो अकबर उसी में उलझा रहा और 1605 में अकबर का डेथ हो गया। तो अकबर का टाइम है 1556 से 1605, और उसका विजय अभियान चला है 1556 से 1601 खानदेश के विजय तक। मतलब इस तरह से अकबर ने एक बड़ा साम्राज्य बनाया, जो दक्षिण में बरार, बालाघाट और खानदेश, और उत्तर पश्चिम में काबुल और कांधार, और पूरब में बंगाल पर भी अकबर का कब्जा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर। तो इस तरह से उसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। यह अकबर का साम्राज्य है। अब उसका जो उत्तराधिकारी, अकबर का उत्तराधिकारी हुआ, आपने नाम सुना, जिसका नाम है जहांगीर। 1605 से लेकर 1627 तक उसने शासन किया है। जहांगीर के समय कोई नए क्षेत्र को नहीं जीता गया है, बल्कि उसके समय कांगड़ा पर कब्जा उसने किया है जहांगीर ने बस। और जहांगीर के समय की एक घटना यह है कि जहांगीर के हाथों से कांधार निकल गया था फॉर टाइम बीइंग। अब क्यों निकला था मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक कहानी बता दूं कि जहांगीर के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है, नूरजहां और जहांगीर के बीच निकाह तथा एक जुंटा का फॉर्मेशन। वो क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली नूरजहां का पिता था गयासु बेग। तो गयासु बेग एक ईरानी अमीर था जो हिंदुस्तान नौकरी खोजते हुए आया, और उसका बेटा था आसफ खान, उसकी बेटी थी मेहरुनिशा जो नूरजहां बनी। तो क्या हुआ कि उसने यहाँ पर उसको मुगल सेवा में वो नियुक्त हुआ, और फिर अपनी मेहरुनिशा का निकाह उसने पहले एक अफगान सरदार शेर अफगान से किया था, और शेर अफगान मुगल सेवा में था और बर्धमान का जागीरदार था। तो घटना कुछ इस तरह की हुई कि बर्धमान का जो जागीरदार शेर अफगान था, उसका
बंगाल का एक मुगल गवर्नर था कुतुबुद्दीन खान उसका नाम था, उससे किसी बात पर झड़प हो गई और उस झड़प में शेर अफगान और कुतुबुद्दीन खान दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। तो शेर अफगान के मरते ही मेहरुन्निसा हो गई विधवा। तो उसको वहां से कुछ मुगल अधिकारियों ने मेहरुन्निसा को वहां से उठाकर और मुगल पैलेस में भेज दिया। तो मुगल पैलेस में अकबर की जो विधवा थी और जहांगीर की माता जिसका नाम था सलीमा बानो बेगम, उस सलीमा बानो बेगम की एक व्यक्तिगत परिचारिका, व्यक्तिगत अटेंडेंट बन गई। तो उस समय क्या था कि रात में जो मुगल पैलेस है, वो मुगल पैलेस में तो दिन भर में काम चलता था जहाँ पुरुष सक्रिय होते थे, और रात में वहाँ पर मीना बाजार लगता था। मीना बाजार में केवल महिलाएं होती थी, हिजड़े होते थे, या उसी तरह के जो यूनक्स यूनक्स होते थे, फिर महिलाएं होती थी, दासियां होती थी। उसमें कोई पुरुष अलाउड नहीं होता था। लेकिन जहांगीर तो शासक था, तो वहां से गुजर रहा था, तो मेहरुन्निसा पर उसकी नजर पड़ी और फिर उसने मेहरुन्निसा के साथ निकाह किया और फिर मेहरुन्निसा का स्टेचर बढ़ने लगा। उसको पादशाह बेगम की उपाधि मिली, सिक्कों पर उसकी तस्वीर छपी और वह जहांगीर के साथ दरबार में भी बैठने लगी। तो उसके परिवार का जाहिर है कि हायरार्की में ऊंचा स्तर उठने लगा। और इसी क्रम में मेहरुन्निसा का भाई था जिसका नाम था आसफ खान, उसको वजीर का पद मिल गया। और जो गियासुफ बेग था वो पहले वजीर था, फिर बाद में तो खैर उसका रिटायरमेंट हो गया। और पहले खाने समांग का पद मिला था आसफ खान को, फिर बाद में वजीर का पद भी मिला। और तब क्या हुआ कि आसफ खान की बेटी थी जिसका नाम था अर्जुनामंद बानो बेगम। आपने मुमताज महल का नाम सुना है, तो अर्जुनामंद बानो बेगम का निकाह हो गया शाहजहां के साथ, जहांगीर के पुत्र के साथ। तो गियासुफ बेग, जिसको कहते एतमादुद्दौला की उपाधि उसको जहांगीर ने गियासुफ बेग को दी थी। अब तो उसका फादर इन लॉ था वो एतमादुद्दौला, नूरजहां, आसफ खान और शाहजहां, इन चारों की एक चौकड़ी की अवधारणा है, जुंटा की अवधारणा है, जो जहांगीर के निर्णयों को प्रभावित करता था। हालांकि विवादास्पद मुद्दा है, इससे कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में ये चौकड़ी टूट गई क्योंकि स्वयं नूरजहां की बेटी लाडली बेगम का निकाह जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार के साथ हो गया। तो अब शाहजहां पर से ध्यान हट गया और शाहजहां और नूरजहां के बीच मतभेद हो गया। अब भाई बहन के बीच में मतभेद हो गया क्योंकि आसफ खान था वो अपने दामाद शाहजहां का पीठ पे को सपोर्ट करने लगा और नूरजहां अपने दामाद शहरयार का सपोर्ट करने लगी। तो इस तरह से दोनों के बीच मतभेद हो गया, ये चौकड़ी टूट गई। अब इधर क्या हुआ कि शाहजहां इसी बीच जो उधर अफगान शासक था, जिस अफगान शासक का नाम था ईरान का जो सफावी शासक था जो जहांगीर का समकालीन था, उसका नाम था शाह अब्बास प्रथम। अब शाह अब्बास प्रथम एक तरफ जहांगीर के साथ मित्रता का ढोंग रच रहा था कि भाई जहांगीर को उसने अपना मित्र बना लिया है, और दूसरी तरफ वो चुपके अपनी तैयारी किए हुए था और अचानक से 1622 में उसने कांधार पर कब्जा कर लिया। जब कांधार पर उसने कब्जा कर लिया तो जहांगीर के पैर तलो जमीन खिसक गई, चूंकि जहांगीर तैयार नहीं था कांधार पर फिर ये करने के लिए। लेकिन फिर भी उसने मन मारकर जहांगीर रहा, और लेकिन उसने तुरंत अपने बेटे शाहजहां को बुलाया। सबसे योग्य शाहजहां ही उसका था, तो शाहजहां को उसने बुलाया और शाहजहां को कहा कांधार अभियान पर जाने के लिए। तो शाहजहां ने उसके सामने शर्तें रख दी कि आप पंजाब का भूभाग हमें दीजिए, रणथंभौर का किला दीजिए, और आप एक ऐसे सेना का स्वतंत्र कमान दीजिए जिसमें उत्तर और दक्षिण के चुने हुए वॉरियर्स हों और मनसबदार्स हों। तो जहांगीर को लगा कि अरे ये तो हमारे साथ ब्लैकमेल कर रहा है। जहांगीर ने उसको कहा गिरफ्तार करो, ये बगावत पर उतर आया है। तो वास्तव में वो बगावत पर उतर गया और विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके वो दक्षिण चला गया। लेकिन उसके बाद जहांगीर को भी लगा कि भाई पुत्र है, उचित है, इसके साथ अच्छे व्यवहार करने में ही फायदा है, क्योंकि भविष्य में ये उत्तराधिकारी भी होगा। तो इसलिए उसने फिर अपने शाहजहां के साथ पैचअप कर लिया, उसके साथ फिर उसने दोबारा अपने संबंध सुधार लिए। लेकिन शाहजहां को ये अच्छे चरित्र की वादा करना पड़ा जहांगीर को, उसको भविष्य में विद्रोह नहीं करेगा, और उसके वायदे के मुताबिक उसको अपने दो पुत्र दारा सिकोह और औरंगजेब को, शाहजहां को जहांगीर के दरबार में बंधक के रूप में रखना पड़ा ताकि भविष्य में वो विद्रोह नहीं करेगा। अब देखिए यह भी क्या राजनीति है, क्या पॉलिटिक्स है कि दादा अपने पोते को बंधक के रूप में अपने बेटे के अच्छे चरित्र के गवाह के रूप में रख रहा है। इट इज पॉलिटिक्स। तो इस तरह से हुआ।
अब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु होने के बाद उधर आशफ खान ने शाहजहां की तरफ देखा, नूरजहां ने चाहा शहरयार को बनाना, लेकिन भाई तो चूंकि पावर में था, वो तो उसमें वजीर के पद पर था, उसने स्टेज मैनेज किया। शाहजहां दक्षिण से आया, शहरयार को लाहौर से गिरफ्तार करके मंगाया आसफ खान ने सेना भेजकर, और फिर शाहजहां ने उसकी हत्या कर दी और शाहजहां 1628 में खुद शासक बन गया। तो 1628 से लेकर 58 तक शाहजहां का काल है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, शाहजहां आपको लगता है विक्टिम, क्योंकि औरंगजेब ने जो अपने भाइयों के साथ किया वो तो जग जाहिर है, लेकिन शाहजहां ने भी अपने भाइयों, कई भाइयों को मारा, शहरयार को मार डाला। फिर उसका एक भाई था खुसरो, वो जेल में उसको जहांगीर ने कैद किया हुआ था, अपने विद्रोही बेटा को, तो फिर खुसरो को मार डाला था। वो सब की अपनी एक अलग कहानी है। अब सत्ता में आने के बाद शाहजहां के समय एक दो विद्रोह हुआ था। एक दो विद्रोह में एक विद्रोह हुआ था, वो एक जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था। एक्चुअली जुझार सिंह बुंदेला बीर सिंह बुंदेला का पुत्र था, मैं आपको बताऊं। और बीर सिंह बुंदेला जहांगीर का बहुत खास आदमी था। यही तुम समझो कि जहांगीर ने जब विद्रोह किया था अकबर के अगेंस्ट में, तो अबुल फजल गया था अकबर और जहांगीर के बीच मध्यस्थता करने। जब जहांगीर से मिलने वो दक्षिण जा रहा था, तो जहांगीर इस मध्यस्थता से गुस्सा खा गया और उसने बीर सिंह बुंदेला को कहा, तो बीर सिंह बुंदेला ने 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर इस बात से बहुत शॉक्ड हुआ था, लेकिन बीर सिंह बुंदेला यह काम का अंजाम देकर वो, अब समझ सकते हो, बुंदेलखंड के जंगलों में गुम हो गया। उसको अकबर पकड़ ही नहीं पाया। उसी का बेटा था जुझार सिंह बुंदेला। तो जुझार सिंह बुंदेला को शाहजहां के समय उसको शंट कर दिया, उसको पद से वंचित करके, उसको सारे विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया। तो उसने विद्रोह किया था। शाहजहां ने उस विद्रोह का उग्र दमन किया था। ओरछा, उसकी राजधानी को लूटा था। उसने औरंगजेब को उस मिशन पर भेजा था। कुछ मंदिर वंदिर तोड़ने की घटना भी हुई थी। फिर 1631 में अहमदनगर का मुगल गवर्नर था। वो अहमदनगर के मुगल गवर्नर का नाम था खाने जहां लोदी। तो खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया। तो वहां भी शाहजहां ने खाने जहां लोदी के विद्रोह को 1631 में दबा दिया। अब आपको आश्चर्य होगा कि, सॉरी, नॉट अहमदनगर, गलत हो गया। यहां पर मैंने आपको बताया था कि दक्षिण में मुगलों का 3 क्षेत्र था, बरार, बालाघाट और खानदेश। तो ये तीनों को मिलाकर एक गवर्नर का पद बनता था, सूबेदार उसको बोलते थे, सूबेदार का पद। तो बरार, बालाघाट और खानदेश जो मुगल प्रांत, एक मुगल सूबा उसको बना दिया गया था। वहां पर सूबेदार की नियुक्ति हुई थी, जो एक अफगान था, खाने जहां लोदी। अब खाने जहां लोदी वहीं पर पास में अहमदनगर का राज्य था। उसके शासक मुर्तजा निजाम शाह से मिल गया और शाहजहां के क्षेत्र पर ही धावा बोलना शुरू किया। इसके आगे उसने विद्रोह कर दिया। शाहजहां ने गुस्सा खाकर पहले तो खाने जहां लोदी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद शाहजहां ने निर्णय लिया कि भाई अब अहमदनगर का नामो निशान मिटा दिया जाए सॉरी। तो उसने, शाहजहां ने 1633 में अहमदनगर को जीत लिया। अब मैं स्टूडेंट्स, अगर आप सल्तनत काल से तुलना करोगे तो शाहजहां मुगल सत्ता को अहमदनगर तक ला दिया। जिस तरह आप याद करो, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी, उसने पहली बार देवगिरी को जीतकर दक्षिण की तरफ विस्तार किया था। उसी प्रकार से शाहजहां ने अहमदनगर को जीत लिया। और अहमदनगर को जीतने का उसने बीजापुर और गोलकुंडा को भी चेतावनी दी कि आप लोग हमारे साथ या तो संधि में बंध जाओ, नहीं तो आपका भी वही अंजाम होगा। तो बीजापुर, गोलकुंडा को लेकर शाहजहां ने 1636 में एक संधि की, और उसमें बीजापुर को उसने अहमदनगर का 1/3 भूभाग दे दिया और बदले में कहा कि तुम हमारे मुगल विजय की अहमदनगर पर मान्यता दो। और गोलकुंडा के साथ भी उसने पृथक संधि की। तो खैर, शाहजहां ने थोड़ी सी बुद्धिमानी का परिचय दिया और अहमदनगर से दक्षिण वो नहीं बढ़ा। और उसके बाद अब 1658 में शाहजहां अचानक से बीमार पड़ा। तो उसके बीमार पड़ते ही उसके 4 बेटे थे और चारों एक से एक बढ़कर प्रतिभाशाली थे। तो उसी में उसका बेटा दारा शिकोह, उसको उसने अपना उत्तराधिकारी चुना था। उसे उसने वली अहद की उपाधि दी थी। तो एक उसका उत्तराधिकारी हुआ दारा शिकोह, और दारा शिकोह के बाद उसका दूसरा बेटा था शुजा, उसका तीसरा बेटा था औरंगजेब, और
चौथा बेटा था मुराद बख्श। तो उसने उन 4 बेटों को कोई ना कोई ऑफिसर असाइनमेंट दिया था। दारा शिकोह को उसने वली अहद की उपाधि देकर दरबार में ही रखा हुआ था, लेकिन जो सूजा है, सूजा को उसने बंगाल का सूबेदार बनाया था। और उसने फिर मुराद बख्श को उसने गुजरात का गवर्नर बनाया हुआ था। और उसका जो पुत्र औरंगजेब था, उसको उसने दक्कन का गवर्नर बनाया हुआ था। अब जिस समय शाहजहां के बीमार होने की सूचना मिली, और चूंकि वो दारा शिकोह को ही उसने अपना उत्तराधिकारी चुना हुआ था, तो बाकी बेटों की महत्वाकांक्षा जग गई। और सभी बेटे, जैसे उसने औरंगजेब ने दक्कन में अपना सिंहासन, अपना एक तरह से ताजपोशी की, मुराद बख्श ने गुजरात में की, सूजा ने बंगाल में की, और सभी दिशाओं से आगरा की तरफ बढ़ चुके गद्दी के लिए। अब वहां पर दारा शिकोह मुश्किल में था, क्योंकि दारा शिकोह बहुत कॉम्पिटेंट जनरल तो नहीं था, और शाहजहां बीमार पड़ा हुआ था, उसकी चिकित्सा में लगा हुआ था। तो दारा शिकोह ने अपनी जो मुख्य सेना थी, वो अपने बेटे सुलेमान शिकोह में का सूजा का पीछा करने के लिए बंगाल की तरफ भेजा। अब देखो उसका टेक्निकल मिस्टेक देखो। एक तो दारा शिकोह ने सूजा को बहुत बड़ी चुनौती मानी, और दूसरा उसने अपने बेटे, उसका बेटा भी कितना इस मामले में नोविस था कि वह सूजा को बनारस के पास पराजित किया। पराजित करने के बाद सूजा जब पीछे बंगाल की तरफ भागा तो छोड़ देता हो। उसने सूजा का पीछा करना शुरू किया, ऐसे माने लगा कि आगरा की समस्या हल हो गया। तब तक उधर औरंगजेब दक्षिण से बढ़ा, और गुजरात मालवा में जब औरंगजेब पहुंचा, यहाँ दक्षिण से, यहाँ दक्कन से मालवा में जब औरंगजेब पहुंचा, ये जगह जो आप देख रहे हो, यहां से जब मालवा में औरंगजेब पहुंचा, तब तक गुजरात से मुराद बख्श आया और औरंगजेब से यहां आके मिला। दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। मुराद बख्श की भी सेना थी, तो औरंगजेब ने यहां पर मुराद बख्श को चकमा दे दिया, और मुराद बख्श के साथ एक अहदनामा पर सिग्नेचर कर दिया कि भाई, हम जो आगरा है उसमें 2/3 हम लेंगे और 1/3 तुम्हें देंगे। मतलब मुगल साम्राज्य का 2/3 हिस्सा मेरा, 1/3 तुम्हारा। तो मुराद बख्श खुश हो गया, औरंगजेब के साथ मिल गया। इधर जब औरंगजेब को आने की सूचना मिली दारा शिकोह को, तो एक वो सेना, दूसरी सेना लेकर उसने जसवंत सिंह, जो मुगल अमीर थे, महत्वपूर्ण मुगल अमीर, उस जसवंत सिंह के अधीन एक सेना भेजी। जब जसवंत सिंह मालवा पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अरे दक्षिण में तो अब बड़ी बुरी स्थिति, अब यहाँ पर मुराद बख्श और औरंगजेब दोनों मिला हुआ, उसकी सूचना उन्हें नहीं थी। तो अब उनके पास उतनी सेना नहीं थी कि दोनों का संयुक्त रूप से सामना कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले औरंगजेब को समझाने का निर्णय लिया। जब औरंगजेब नहीं माना, तो उन्होंने धर्मत का युद्ध लड़ा। वो युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध, जो अप्रैल 1658 में उन्होंने धर्मत का युद्ध लड़ लिया औरंगजेब और मुराद बख्श से। तो धर्मत का युद्ध में वो हार गए, और हार कर वो वहां से सीधे जोधपुर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन उनकी रानी ने अपने पैलेस का दरवाजा बंद कर लिया कि भगोरे के लिए जगह नहीं है, तो फिर वो आगरा पहुंचे। तब तक दारा शिकोह घबरा गया। दारा शिकोह ने तुरंत जसवंत सिंह को कहा कि आप ऐसा करिए, आप चूंकि मेवाड़ का जो शासक राणा राज सिंह थे, जैसे देखो सिसोदिया में तो आप देखते हो कि राणा उदय सिंह, भले ही महाराणा सांगा वाला पुरुषार्थ नहीं था, लेकिन अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। और महाराणा प्रताप को 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में भले ही वो पराजित हुआ, लेकिन जंगलों में रहकर गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करता रहा, मेवाड़ को दोबारा जीता, लेकिन उसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। उसका बेटा अमर सिंह भी लगभग 20 वर्षों तक संघर्ष करता रहा। 1597 में महाराणा प्रताप का डेथ हो गया, तो उसका बेटा अमर सिंह भी लगभग 20 वर्षों तक संघर्ष करता रहा। अंत में उसका बेटा अमर सिंह 1613 में, जो शाहजादा खुर्रम, शाहजहां का नाम था, तो शाहजादा खुर्रम ने उसको घुटने टिकवा दिए थे, तब उसने फिर मुगलों के साथ समझौता कर लिया। लेकिन अमर सिंह ने उस समय जहांगीर शासक था, और उसी ने शाहजहां को अभियान पर भेजा था। 1613 में मेवाड़ ने समर्पण किया था। तो एक्चुअली होता क्या था, जो राजपूत राज समर्पण कर देते थे, उसको मुगल अपनी सेवा में ले लेते थे, और उन्हें एक मनसबदार, एक अधिकारी, में बताऊंगा, प्रशासन में उसका पद दे दिया जाता था। तो अमर सिंह ने व्यक्तिगत तौर पर रिक्वेस्ट किया था जहांगीर से कि आप, ऐसा है कि आप मतलब हमें अपनी व्यक्तिगत सेवा से मुक्त कर दीजिएगा। तो जहांगीर ने उसको व्यक्तिगत सेवा से मुक्त कर दिया था। बदले में राणा कर्ण सिंह, उसका बेटा, को 5000 मनसबदार का पद मिला था, जात रैंक का और सवार। तो इस तरह से उनका
अब टेक्निकली जो मेवाड़ का शासक उस समय राणा राज सिंह थे, दारा शिकोह के समय, तो वो भी मुगल अधिकारी थे। तो दारा शिकोह ने कहा जसवंत सिंह को कि आप राणा राज सिंह के साथ मिलकर एक तुरंत सेना तैयार करिए, और जसवंत सिंह ने राणा राज सिंह से संपर्क किया। दोनों के बीच तय हुआ कि पुष्कर में राणा राज सिंह आएंगे और पुष्कर में जसवंत सिंह अपनी सेना लेकर खड़े रहेंगे, और राणा राज सिंह पुष्कर में उनकी सेना के साथ मिलेंगे। लेकिन राणा राज सिंह टर्न अप नहीं हुए। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने उनको एक पत्र लिखा जिसको उदयपुर निशान के नाम से जाना जाता है, जिसमें कहा कि अगर आप हमारे और दारा शिकोह के बीच होने वाले युद्ध में निष्पक्ष रहेंगे और उससे दूर रहेंगे, तो फिर हम आपको वह स्वतंत्रता देंगे जो राणा शांगा के समय से किसी राजपूत शासक को नहीं मिला है। अब बताइए कि ये एक तरह से रिश्वत थी जो औरंगजेब ने दी और राणा राज सिंह वहां रुक गए। इसका मतलब यह है कि हिंदू और मुस्लिमों के आधार पर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं हो रहा था। वो तो बाद में औरंगजेब ने आकर अपने कैरियर के सेकेंड हाफ में आकर विशेष रूप से धार्मिक कट्टरता की नीति, हालांकि अपने धार्मिक रूप से वो रूढ़िवादी अपने विचारों में जरूर था, लेकिन उतना जो उग्र कट्टरता आप देखते हो वो आगे चलकर डेवलप हुआ है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में कुछ और थोड़ा और बता दो। देखो, महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारे मिथक हैं। तो वो जो मिथक हैं महाराणा प्रताप के बारे में, वह यह है कि महाराणा प्रताप एक बहुत बड़ा वॉरियर था। महाराणा प्रताप, लेकिन यहाँ पर देखो, महाराणा प्रताप एक बहुत जुझारू व्यक्तित्व और एक वॉरियर था, लेकिन अकबर से उसकी हैसियत बहुत छोटी थी। खासकर महाराणा सांगा और बाबर के बीच का जो फासला था वो अकबर और महाराणा प्रताप के समय मिट चुका था। हल्दी घाटी के मैदान में जब उतरा था महाराणा प्रताप, उस समय महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना से बहुत कम थी। हालांकि आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इधर जो नई लाइट ऑफ हिस्टोग्राफी है उसमें आपने दिखाने का प्रयत्न किया है कि महाराणा प्रताप नहीं हारा था। हिस्टोरिकली इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। रीजनल हिस्ट्री में भी इसको प्रमोट करते हैं, लेकिन इसको हिस्टोरिकली प्रूव करना कठिन है। तो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हार गया था। हारने के बाद वो समर्पण नहीं किया, वो जंगल में जाके और गुरिल्ला पद्धति से, गुरिल्ला टैक्टिक्स से, जैसे देखो गुरिल्ला टैक्टिक्स कहा जाता है मराठों और शिवाजी को, लेकिन सही मायने में कहिए तो गुरिल्ला पद्धति का जनक महाराणा प्रताप को माना जाना चाहिए और माना जाता है। सतीश चंद्र ने उसी को माना है। तो इसके बाद महाराणा प्रताप जंगल में संघर्ष करता रहा। बाद में अकबर ने अपना अभियान दल भी नहीं भेजा और महाराणा प्रताप 1 बाय 1 अपने क्षेत्र को जीतता रहा और चित्तौड़ को छोड़कर बाकी मेवाड़ के बाकी क्षेत्रों को जीत लिया। लेकिन 1697 में एक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहा था, उसी में धनुष का जो लोहे का भाग है उसके पेट में लग गया और कोई ऐसी अंदरूनी चोट उसको लग गई जिस चोट के कारण उसका डेथ हो गया 1697 में। अब तब उसका उत्तराधिकारी अमर सिंह है। 20 वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन बाकी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूं। ओके, तो इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद अब देखते हो कि ये युद्ध में अंत में क्या हुआ कि दारा शिकोह फिर सामूगढ़ के बैटल में हार गया, उसको राजधानी छोड़ना पड़ा। अंत में देवराई के युद्ध में पूरी तरह से दारा शिकोह हार गया और दारा शिकोह एक जान बचाने के लिए एक अफगान योद्धा था जिसका नाम था मलिक जीवन, उसके यहाँ जाकर दारा शिकोह ने शरण ली। लेकिन वह मलिक जीवन जिसको दारा शिकोह ने कभी रक्षा की थी, वही धोखा दे गया और औरंगजेब को सामने उसको समर्पित कर दिया। और औरंगजेब ने उसको, दारा शिकोह को पहले बूढ़ी हथनी पर घुमाया और फिर उसका गला काट दिया, उन्हें फांसी दे दी, मृत्युदंड दे दिया। और आपको ये जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि अपने बाप को उसने आगरा के किले में कैद किया, शाहजहां को, मुसम्मन बुर्ज में, और मुसम्मन बुर्ज में उसने शाहजहां के सामने दारा शिकोह की गर्दन थाली में सजाकर और भिजवाया। मैंने आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई ऐसा भी कोई अपने पिता और अपने भाई के प्रति ऐसा भी व्यवहार कर सकता है। औरंगजेब में वो मध्य एशियाई क्रूरता थी जो अधिकतर आप देखते हो कि मंगोलों में, और इस तरह की क्रूरता उसी परंपरा मुगलों को मिली थी, और कहीं ना कहीं मध्य एशियाई, सेंट्रल एशियन क्रूरल्टी थी जो इस तरह की बात शाहजहां और दारा शिकोह के साथ हुआ। एनीवे, उसके बाद अब दोबारा उसने अपना सिंहासनारोहण किया और जो औरंगजेब का काल है वो काल है 1659 से 1659 से लेकर 1707 तक। अब देखो, इसी बीच क्या हुआ कि शाहजहां के समय ही
एक मराठा शक्ति का उद्भव हुआ था और मराठा पहले एक जमींदार थे, देशमुख थे, और देशमुख में ही एक शाहजी थे जो शाहजी शाहजहां के समय शक्ति अर्जित की और पहले पूना में और दूसरी कर्नाटक में उसने अपनी जागीर बनाई। आगे उसने पूना की जागीर अपने बेटे शिवाजी को दी। शिवाजी बहुत एडवेंचरर था, उसने दक्षिण के राज्य और मुगल राज्य के बीच संघर्ष से फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की और धीरे धीरे अपनी मजबूत स्थिति में वह अंत में पहले बीजापुरी क्षेत्र को जीता, फिर मुगल क्षेत्र को जीता और उसने उत्तर पश्चिम में एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। जब औरंगजेब शिवाजी के बढ़ती हुई शक्ति से परेशान हो गया तो उसने पहले शाइस्ता खान को भेजा शिवाजी को दबाने के लिए, परंतु शाइस्ता खान विफल होकर लौट गया था। तब औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा 1765 में और मिर्जा राजा जय सिंह ने अंत में शिवाजी को फॉर टाइम बिंग रायगढ़ के किले पर जब घेरा डाला तो शिवाजी को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और फिर उसके साथ शिवाजी के साथ समझौता किया मिर्जा राजा जय सिंह ने और फिर तय हुआ कि मुगल मदद से शिवाजी बीजापुरी भूभाग को जीतेगा और शिवाजी के 35 किलो में से 23 किले मुगलों ने ले लिए थे। बदले में उसको बीजापुरी भूभाग दिया गया था जो मुगल सहायता से जीतना था। शिवाजी ने उस भूभाग को जीतना चाहा, जब सफलता नहीं मिली तो उसने मिर्जा राजा जय सिंह को कहा कि आप हमें और भी सहायता दीजिए। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा कि ऐसा है कि अब आपको सहायता ज़्यादा लेनी हो तो आप आगरा चले जाइए। जब वो आगरा आया वहाँ औरंगजेब से मिलने तो उसका यथोचित सम्मान नहीं मिला। उसको 5000 मनसबदार की श्रेणी में बैठाया गया और वो अपने आप को मनसबदार या मुगल अधिकारी नहीं समझता था। तो इसी पर वो दरबार में खड़े होकर और उसने अपने सिंह गर्जना की। इस पर उसको, हालांकि औरंगजेब उस समय दरबार में नहीं था, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार किया गया और वह भी एक तरह से बंदी में ही था। तो उसने वहाँ पर एक यज्ञ करने की मांग की और वही यज्ञ के बहाने जो मिठाइयाँ बट रही थी उसी में एक मिठाई के डब्बे में बैठ के खुद निकल गया वो। और इस तरह से जब औरंगजेब की पकड़ से निकलकर दक्षिण में अपना विजय अभियान जारी रखा और औरंगजेब दक्कन खुद नहीं पहुंच सका क्योंकि औरंगजेब चंद तरह की समस्याओं में उलझा रहा। 1666 तक जब तक शाहजहां जीवित था तब तक औरंगजेब राजधानी नहीं छोड़ सकता था। 1666 में जब शाहजहां की मृत्यु हुई तब तक जाट विद्रोह शुरू हो गया। 1667 में गोकुल जाट और 1685 में राजा राम जाट का विद्रोह। उस विद्रोह को दबाया तब तक अफगान विद्रोह शुरू हो गया। अफगान विद्रोह को दबाया तब तक सतनामी विद्रोह शुरू हो गया। सतनामी के बाद राजपूत विद्रोह उधर जोधपुर के दुर्गादास राठौड़ से उसका संघर्ष शुरू हो गया औरंगजेब का। तो औरंगजेब उत्तर की समस्या में उलझा रहा। तब तक शिवाजी ने इसका फायदा उठाकर 1674 में उसने बड़े धूमधाम से अपना राज्याभिषेक किया। पहले शिवाजी एक जमींदार था, अब जब 1674 में रायगढ़ में उसने अपना सिंहासनारोहण किया तो वो एक राजा बन गया। और फिर शिवाजी ने इधर कर्नाटक क्षेत्र को भी जीता 1679 तक। तो शिवाजी ने अपना राज्य यहाँ महाराष्ट्र क्षेत्र में और कर्नाटक क्षेत्र में बना लिया। लेकिन तभी 1680 में शिवाजी का डेथ हो गया। शिवाजी के जीवन काल तक औरंगजेब दक्कन नहीं पहुंच पाया था, लेकिन 1680 में जब शिवाजी का डेथ हुआ तो शिवाजी के डेथ के एक वर्ष के बाद 1681 में एक्चुअली औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था अकबर, जिसने एक बार औरंगजेब को ही गिरफ्तार करवाना चाहा था। तो औरंगजेब उससे काफी नाराज था, तो अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए दक्कन आया था। और अकबर को शरण पहले शिवाजी के बेटे उत्तराधिकारी शंभू जी ने दी थी। तो उसी का पीछा करते हुए औरंगजेब आया। तो जब यहाँ औरंगजेब आया तब तक खैर अकबर, उसका जो बेटा था, उसके बेटे का नाम अकबर था, ये दूसरा अकबर है, वो अपनी जान बचाकर यहाँ से ईरान भाग गया, अपना वही अरब सागर होकर ईरान निकल गया। तो अब औरंगजेब ने सबसे पहले क्या किया कि उसने जब अहमदनगर को तो शाहजहां जीता ही हुआ था, 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर पर घेरा डाला और बीजापुर को जीत लिया। और 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीत लिया। तो 1686-87 तक औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा इन दोनों को जीत लिया। जब इन दोनों भूभाग को औरंगजेब ने जीत लिया तो फिर औरंगजेब ने 1689 में यहाँ जो शिवाजी का बेटा शंभू जी था महाराष्ट्र में, एक जगह का नाम है संगमेश्वर। तो शिवाजी ने यहाँ पर औरंगजेब ने संगमेश्वर पर छापा मारा। तो वहीं से शिवाजी का बेटा शंभू जी
उनकी पत्नी यशुबाई और उनके परिवार के अन्य सदस्य, जिसमें बेटा साहू था, वो गिरफ्तार हो गया। अब बताइए, शंभू जी के साथ एक कन्नौज का ब्राह्मण कवि कलश भी था। अब देखिए, अब औरंगजेब की अदूरदर्शिता वहीं से शुरू हुई। अदूरदर्शिता का मतलब यह हुआ कि जैसे आपको याद है कि जब अहमदनगर को शाहजहां ने जीता था, तो शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ संधि करके अहमदनगर पर अपनी विजय को मान्यता दिलवा दी थी। तो जब शंभू जी को से इसने इसकी जब ये हुई, जब शंभू जी को पकड़ा, तो शंभू जी को चाहिए था कि अब औरंगजेब को चाहिए था कि शंभू जी के साथ समझौता करके और बीजापुर गोलकुंडा पर अपनी विजय को मान्यता दिलवा ले। इसने यातना देकर शंभू जी को मार डाला। अब औरंगजेब ने 2 गलतियां की, इसलिए दक्कन की उलझन में वो फंस गया। पहली गलती उसने यह की कि शंभू जी के साथ उसको समझौता करना चाहिए था, उसने शंभू जी को यातना देकर मार डाला। तो शंभू जी को यातना देकर मार डाला, इसका परिणाम यह हुआ कि पहले तो चलो मराठों का एक नेता शंभू जी थे, अब जब शंभू जी नहीं रहे तो शंभू जी की अनुपस्थिति में अलग अलग क्षेत्र के मराठा सरदार ने शंभू जी के नाम पर विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र मराठा राज्य की बात की। तो अब अलग अलग मराठा सरदार शंभू जी के नाम पर लड़ रहे थे। देखते देखते मराठा आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया और औरंगजेब मराठा आंदोलन के इस जन आंदोलन के रूप को नहीं समझ पाया। तो यही समय है कि दूसरी गलती औरंगजेब ने की। वह गलती यह की कि औरंगजेब ने यहाँ दक्कन में, मतलब उसने जैसे अगर बीजापुर गोलकुंडा को जीतने के बाद अपने सीमा का विस्तार नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके कुछ अमीरों ने सुझाव दिया कि हमें सुदूर दक्षिण तक विस्तार करना है और सुदूर दक्षिण तक विस्तार करते हमको कृष्णा नदी पार करके कन्याकुमारी तक पहुंचना है। तो औरंगजेब जैसे जैसे विस्तार करता गया तो उसकी सीमा बढ़ती गई, उसकी आर्मी बढ़ती गई और मराठा गुरिल्ला पद्धति से अटैक करते रहे। उस कारण से वो और भी वल्नरेबल हो गया। अब मुगल अमीर ऐसे उलझ गए वहां कि उसका कोई अब समाधान नहीं नजर आ रहा था। मुगल अमीर थक गए, सुबह में एक किले को जीतते थे, शाम तक मराठा दोबारा उस पर कब्जा कर लेते थे। अंत में अब उतने परेशान हो गए कि मराठा को एक विशेष प्रकार का कर चौथ देने लगे कि तुम हमारे क्षेत्र पर आप हमला मत करो, आप बेहतर है आप जाओ और कोई दूसरे मुगल अधिकारी का क्षेत्र दिखाते, आप उनके क्षेत्र पर जाके हमला करो, हमसे पैसे ले लो, हमारे भूभाग पर हमला ना करो। अब इस तरह से जब समस्या गहराती गई, औरंगजेब को भी लगा कि अभी समस्या का समाधान नहीं है, तो औरंगजेब धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और उत्तर की तरफ बढ़ते हुए औरंगाबाद, जिसका नाम बदलकर अब शंभू जी के नाम पर कर दिया गया है, आपको पता ही होगा, तो औरंगाबाद में उसका डेथ हुआ। और जब वो मरा 1707 में, तो शेक्सपियर के त्रासद नायक की तरह उसके जीवन अनुभव का निचोड़ था, आज मांग हमांग फसाद बाकी, मैं ही सारे झगड़े की जड़ हूं। और इस तरह औरंगजेब का डेथ हो गया, मराठा समस्या को नहीं सुलझा पाया। इस पूरी घटनाक्रम में मैं 1-2 चीज भूल गया। एक चीज शाहजहां का जब मैं चर्चा कर रहा था 1628 से 58 तक, तो उसमें 2 घटना आपको याद रखना है। जैसे आपको अगर पूछा जाए किस मुगल बादशाह के समय फाइनली कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया, तो मैं आपको बताऊं कि पहले मैंने बताया हुआ कि जहांगीर के हाथ से 1622 में निकल गया था, याद होगा। लेकिन फिर शाहजहां के समय 1638 में दोबारा मुगलों के कब्जे में आ गया था। लेकिन शाहजहां के समय ही 1648 में फिर एक बार सफावियों ने, ईरान के शाह ने फिर एक बार 1648 में कांधार पर कब्जा कर लिया और शाहजहां ने उस पर 3-3 अभियान दल भेजे। उसने पहला अभियान दल भेजा था, अपने 2 अभियान दल दारा शिकोह के अंतर्गत भेजा था और तीसरा अभियान दल औरंगजेब के अंतर्गत, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हुआ। और दूसरी घटना जो शाहजहां की हुई है वो बल्ख अभियान। एक्चुअली बल्ख में क्या हुआ था कि बाद में उज्बेक साम्राज्य बट गया था, तो उज्बेक में जो अब्दुल्ला खान उज्बेक का पोता था, उसका नाम था नजर मोहम्मद, तो उसके बेटे अब्दुल अजीज ने विद्रोह कर दिया था नजर मोहम्मद के अगेंस्ट में। और नजर मोहम्मद से को बल्ख और बुखारा का क्षेत्र मिला था, तो बुखारा अब्दुल अजीज छीन लिया था, तो ही बल्ख बचा हुआ था। तो अब्दुल अजीज ने शाहजहां से सहायता की गुहार की, तो शाहजहां ने
अपने बेटे मुराद बख्श को उस अभियान पर, बल्ख अभियान पर भेजा था, लेकिन मुराद बख्श की गलती से शाहजहां खर्चीले युद्ध में उलझ गया था और उसमें मुगलों का 12 करोड़ पैसे खर्च हुए, मुगल प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा। तो यह जो अभियान है 1646 में, वह बल्ख अभियान वो शाहजहां के काल में हुआ था। ये दो घटना याद रखिएगा, अंतिम रूप में कंधार निकला है शाहजहां के हाथ काल में, और फिर बल्ख अभियान शाहजहां के काल में हुआ है। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक इतिहास में मुगलों के बारे में इतना ही जानिए। अब उसके बाद आगे हम आपको प्रशासन करेंगे, फिर अर्थव्यवस्था करेंगे, फिर समाज, और सबसे लास्ट में संस्कृति, जिसमें सल्तनत और मुगल प्रशासन, सल्तनत और मुगल अर्थव्यवस्था, सल्तनत और मुगल समाज, और सल्तनत और मुगल संस्कृति। तो आपका पार्ट 3 इस तरह हो जाएगा। तो आज तो राजनीतिक इतिहास मुझे यहाँ तक कवर करना था। मिस्टर अंकुर, ये बताइए कि मेरे स्टूडेंट का मैंने बहुत समय से खोज खबर नहीं ली है, ये लोग ओके हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने कही है, उतनी बातें आपको याद तो नहीं रहेगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक लोमहर्षक कथा के रूप में ही आप सुन लो, तो कम से कम मुगलों के बारे में कहानी तो ज्ञात हो जाएगी कि कौन क्या करे। हो सकता है आपको इसमें इंटरेस्ट जग जाए। तो सतीश चंद्रा का जो एक बुक है, जो NCERT का ही नया बुक छपा है, मध्यकालीन भारत 8वीं सदी से 17वीं सदी, उसको पढ़कर आप लाभान्वित हो सकते हो भविष्य में। तो इस तरह से मैंने इसलिए आपको एक कहानी बताई। तो मिस्टर अंकुर, मेरे स्टूडेंट का क्या हाल है? सर इसमें सत्येंद्र पूछ रहे हैं कि अकबर को महान क्यों कहा जाता है? अरे अकबर की महानता है, उसने जो मतलब कहो एक तरह समझो तो मुगल प्रशासन का उसने देसीकरण किया। उसने राजपूतों के साथ गैर मुसलमानों के प्रति जितनी उदार नीति अपनाई, मध्यकाल में दुर्लभ था। वो उदार धार्मिक नीति, अब देखो ना, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में धर्म के नाम पर रक्त बहाया जा रहा था, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में शिया और सुन्नी के नाम पर, और यूरोप में प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के नाम पर। उस समय अकबर ने उस तरह की धार्मिक उदारता की नीति अपनाई, और उसने एक तरह से मुगल प्रशासन का या मुगल साम्राज्य का भारतीयकरण कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है उसकी। उसका कह रहे हैं कि सर जितना मैटर में लिखा हुआ है उतना ही याद रखना है और कुछ भी करना है। पुष्कर अगर उतना भी याद रह जाए, नॉर्मली तुम पुष्कर अपने मित्र मंडली में पूछ के देखना। मेरे देखो, मैं क्या कि मैं इस पढ़ाई के मामले में मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, मैं कभी आदर्श में नहीं घूमता। मैं जब बच्चों के बीच रहता हूँ, हजारों बच्चों के बीच, और डेली हजारों बच्चों से मेरा कन्फ्रंटेशन होता है, मैंने एक चीज महसूस किया है कि लोगों को याद नहीं के बराबर रहता है। तुम लोगों को इतिहास आज की तारीख में जितना जानने लगे होगे, अच्छे अच्छे लोग नहीं जान पा रहे होंगे। तो याद अगर उतना भी तुम रख लो वो भी काफी है। ये तो मैंने कहानी के तौर पर बताई, इतना याद तो आपको रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो माय स्टूडेंट्स आज यहीं पर अब स्टॉप करते हैं। अब कल प्रशासन अर्थव्यवस्था का मैटर आपको पहुंच जाएगा। मिस्टर अंकुर, ध्यान रखना है, यू हैव टू। और कल 12 बजे फिर प्रतीक्षा करिएगा हमारे मैटर का। आप लोग डाउनलोड करके प्रशासन पढ़ के आइएगा, प्लीज ध्यान करिए। ऐसा ना हो कि आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज पूछता हूं तो कुछ लोग बताते हो हमने डाउनलोड किया है, कुछ लोग बताते हो नहीं किया है, और हम पहले मैटर भेजता हूं जो हमारी रणनीति का हिस्सा होता है। इसलिए प्लीज कल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पहले। तो आज मैं यही रुकता हूं, और आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।